आज आप लोगों के बीच में डिटर्मिनेंट की जो मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये बताई जाएगी। इस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की सहायता से आप डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें केवल प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है, डिटर्मिनेंट को आप देखते ही बता देंगे कि उसका आंसर क्या होगा। डिटर्मिनेंट्स की पहली प्रॉपर्टी जो आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। बड़ी लाइन ये लिखी हुई बुक्स की लाइन है, मैंने बोर्ड पर कॉपी कर दी है। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि रो को कॉलम में कंप्लीट चेंज करना है, रो को कॉलम में कंप्लीटली चेंज करनी है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज होगी, मतलब बदलेगी नहीं। डिटर्मिनेंट मीन्स सारणिक, मतलब अगर किसी सारणिक की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी रो को कॉलम में बदल दिया जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी है। तो अब एक एग्जांपल्स के थ्रू हम बताएंगे। जैसे आर और सी लिखा हुआ है, आर से मतलब रो होता है, सी से मतलब कॉलम होता है, और ये इंटरचेंज है, मतलब रो को कॉलम में बताते हैं। अब क्या है, हमने डिटर्मिनेंट का सिंबल बनाया है और यहां मैं लिखूंगा A1 B1 और C1, ऐसे A1 B1 C1 करके, या यूं कह दीजिए इसको A1 A2 A3 कर लीजिए, तो थोड़ा बड़ा लिखें, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये आपका हो गया, कोई डिटर्मिनेंट्स हो गई। अब इसमें ये रो है, ये रो है R1, ये R2, ये R3 है। अब इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे, अब हम जैसे मान लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1 लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मतलब पहले रो से हम इसका प्रसार करेंगे। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, आप वो ऐसे ही समझ जाइए जैसे इसका मतलब यही है कि रो को कॉलम में चेंज करने पे इसके वैल्यू चेंज नहीं होते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, ये आपका हो गया A1, और इसका अब इसके पहले मैंने आपको बताया था माइनर, तो ये आपका लाइन ड्रा हो जाएगी और ये लाइन ड्रा हो जाएगी। बीच में बचेगा क्या, B2 B3 B2 B3 C2 C3 ये बचेगा, और इसके अगेंस्ट आप ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस पोजीशन ऑफ एलिमेंट को लिख दिया। अब प्लस निकल गया, अब चूंकि R1 से कर रहे हैं तो आगे जो है माइनस होगा, और यहां लिखेंगे A2 के बाद इसका क्या लिख लेंगे, A2 में ये लाइन ड्रॉप होगी, ये लाइन ड्रॉप होगा, बचेगा क्या, यहां बचेगा B1, यहां बचेगा B3, यहां बचेगा C1, यहां बचेगा C3, क्या बचेगा, यहां C3 बचेगा। ठीक है। थर्ड में क्या है, A3 आ जाएगा, और इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए। अब ये लाइन ड्रॉप हो जाएगी, ये लाइन ड्रॉप हो जाएगा, बचेगा क्या, B1 B2 B1 B2 C1 और C2। अब इसको तोड़ लीजिए एक स्टेप और, B2 C3 C2 B3 माइनस A1 है, माइनस A2 B1 C3 C1 B3 प्लस A3, ये हो जाएगा आपका B1 C2
C1 B2। आपका ये एक्सपेंड हो गया, इसे आप डेल्टा मान लेते हैं। ठीक, अब इसको जो है इंटरचेंज करना है, तो अब इसको हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो इसको हम डेल्टा 1 मान लेते हैं, डेल्टा 1 की वैल्यू दे देते हैं, इसको डेल्टा 1 मान लेंगे। तो अब रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, कैसे? देखिए A1 A2 A3 रो है, अब लिखेंगे A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब इसको जो है एक्सपेंडिंग अलोंग C1, वैसे भी बड़ा आसान है, A1 के थ्रू किए रो R1। आप ये सोचेंगे कि पंक्ति जो रो था उसमें A1 A2 A3 था और यहाँ कॉलम में A1 A2 A3 है, तो वैल्यू तो वैसे भी देखने से भी पता चल जा रहा है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो इसको सिर्फ इतना ही मिटाया जाएगा, इसको पूरा मिटा दे रहे हैं। इस लाइन को रोकेंगे आपको दिखाने के लिए। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, यहां लिखेंगे इसके बराबर, फिर आप वही चीज लिख लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी हो जाएगा A1। डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं डायरेक्ट करना चाहे माइनर के सहित देख लीजिए, थोड़ा सा माइनर का अभ्यास हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, B2 C2 B2 C2 B3 C3 B3 C3। अब फिर लिखेंगे A2, A1 हो गया ना, माइनस A2 मतलब ये लाइन ड्रॉप होगी और ये लाइन ड्रॉप होगी, B1 C2 B1 C1, क्योंकि ये कटेगी पूरी और ये कटेगी, B1 C1 B3 C3 और प्लस A3 में जाएंगे क्या होगा, ये पूरी कटेगी, ये कटेगा, B1 C1 B2 C2। ठीक है, अब इसको एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लीजिए, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 B3 C1 A3 B1 C2 माइनस B2 C1। जरा ध्यान दीजिएगा, A1 B2 C3 A1 B2 C3 C3 B3 C3 C2 B3 C2 B3 माइनस A2 B1 C3 C1 B3 या B3 C1 प्लस A3 B1 C2 और यहां है C1 B2, यहां है B2 C1। सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। तो नाउ क्लियर दैट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, यानी कि अगर हम रो को कॉलम में चेंज करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में पूरी तरह से बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताएंगे। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज। मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट के किन्हीं दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज कर दिया जाए एक दूसरे के पोजीशन पर, तो उस डिटरमिनेंट का चिन्ह, साइन माने चिन्ह, बदल जाता है।
मतलब अगर रो को आप आपस में या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसकी वैल्यूज तो नहीं बदलेगी, लेकिन उसके चिन्ह जो होंगे वो बदल जाएंगे। तो इसमें एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, इस एग्जांपल का कोई खास मतलब नहीं है, आपको प्रॉपर्टी लर्न करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका मैंने मान लिया लेट, ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट है। अब इसको एक्सपेंडिंग अलाउंग R1 कर लीजिए, R1। पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व आपने किया था, A1 डायरेक्ट करिए, A1 मींस क्या हुआ, ये कटा और ये कटा, क्या बचा B2 C3, डायरेक्ट B2 C3 C2 B3 माइनस C2 B3, मतलब इसका इसमें गुणा होगा और ऐसे आएगा, मतलब ऐसे चलते हैं ऐसे, एक यहां बैठा हुआ ये, और यहां जो बैठा हुआ यहां बैठा है, और एक यहां बैठा है, फिर यहां बैठा है, इधर से आए इसके साथ गुणा किए, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, ठीक है, यही प्रोसेस है। अब दूसरा पोजीशन क्या है, A2 जो होगा वो माइनस होगा, तो A2 के साथ क्या होगा, ये कैंसिल कर जाएगा, ये कैंसिल कर जाएगा, B1 ये कटा, B1 B3 माइनस C1 C3, ध्यान दीजिएगा, A कटेगा और ये कटेगा, B1 C3 C1 B3, ये गया ये गया, B1 C3 मिस हो गया, B1 C3 और C1 B3 मिसिंग हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। प्लस A3 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करेगा, ये कैंसिल करेगा, B1 C2 माइनस C1 B2 C1 B2, पहले वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं, B2 C3 C2 B3, ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसको इंटरचेंज करते हैं, देखिए इंटरचेंज में पोजीशन क्या होगी, इसको हम डेल्टा 1 करेंगे, कर क्या रहे हैं हम, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, हम R1 इंटरचेंज R3 कर रहे हैं, पोजीशन बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3, यहां जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलाउंग क्या करेंगे R3, R3 थर्ड रो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 करेंगे तो ये कटे, ये कटा, क्या होगा C2 B3 माइनस C2 B3 माइनस B2 C3, ये A1 हो गया, और ये माइनस A2 ले जाएंगे तो ये कटेगा, बचेगा क्या C1 B3 B1 C3 A2 मतलब बीचों बीच गया, C1 B3 और B1 C3, और प्लस A3 मतलब ये कार्बन वाला निकल गया, C1 B2
माइनस B1 C2, ये एक्सपेंड हो गया। ध्यान से देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। A1 के बाद C2 B3 है, C2 B3 है और बाद में B2 C3 है। यहां चिन्ह का परिवर्तन होगा। ठीक, इसको देखिए C1 B3, C1 B3 यहां है और यहां है B1 C3। यहां भी इसका माइनस आएगा यहां पर। यहां क्या होगा, यानी कि क्या होना है, सब जगह चेंज करिए। यहां हो जाएगा माइनस A1, ये अब माइनस कॉमन होगा तो ये हो जाएगा B2 C3, ये बाहर जाएगा C2 B3, ये बाद में आ जाएगा। चिन्ह ये अंदर की चीजें बदल जाएंगी, चिन्ह पहले आ जाएगा। अब चूंकि यहां भी माइनस कॉमन हो रहा है, यहां भी माइनस जब कॉमन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। A2 B1 C3 माइनस C1 B3 माइनस A3 B1 C2 C1 B2। अब यहां से यहां ऋण, यहां भी ऋण, यहां प्लस, मतलब धन आ गया। तो अब एक काम करिए, माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन होते ही A1 B2 C3 C2 B3 माइनस A2 B1 C3 C1 B3 और यहां हो जाएगा प्लस A3 B1 C2 C1 B2। जरा ध्यान से देखिए, अब ये इक्वल हुआ नहीं। A1 B2 C3 C2 B3 माइनस A2 B1 C3 B1 C3 C1 B3 प्लस A3 B1 C2 C1 B2 सेम आ गया। दोनों में क्या चिन्ह, डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आया कि यहां पर आया माइनस डेल्टा। जो पहले डेल्टा आपने बनाया था, जो आपने पहले डेल्टा बनाया था, सेम उसके बराबर वैल्यू आई, लेकिन डिफरेंस आ गया। तो आप कह सकते हैं हेंस डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। मतलब जो आपने इंटरचेंज किया था उसकी वैल्यू सेम है। क्या है? सेम है, बस साइन चेंज हो गया है। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, केवल चिन्ह बदल जाएगा उस सारणी का। अब जैसे मान लीजिए कि आपने इन दोनों को चेंज किया, मैंने दिखा दिया। अब आपकी इच्छा है कि इन दोनों को ही चेंज कर दिया जाए, तब भी माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। आपने कहा रो का बताया, कॉलम का नहीं बताया, तो चलो ठीक है, आप कॉलम का चेंज कर लो, तब भी इसका साइन चेंज हो जाएगा। किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को जब आप परस्पर बदल देंगे तो उसका चिन्ह जो होगा वो बदल जाएगा। इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए प्रॉपर्टी, और जब आपको प्रॉपर्टी कंप्लीट लर्न हो जाएगी तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन को आप देखते ही फटाफट करते चले जाएंगे। तो अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है? किसी डिटर्मिनेंट के 2 रोज और 2 कॉलम यदि सेम हो गए या आइडेंटिकल हो गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था? कंप्लीट रो को कंप्लीट कॉलम में चेंज कर दीजिए, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि उसमें कोई 2 रो मतलब पंक्ति या 2 कॉलम, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती, बट उसके साइन मतलब चिन्ह बदल जाते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी जो आपके सामने आई है, इसमें किसी सारणी के या किसी डिटर्मिनेंट के, सारणी के डिटर्मिनेंट आप समझिए, दोनों मैथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस लैंग्वेज का नहीं है। तो अगर इस डिटर्मिनेंट का मतलब 2 जो रो हैं और 2 कॉलम,
इक्वल हो गए, आइडेंटिकल हो गए, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ये आपके दिमाग में बैठाना है। तो एग्जांपल ले लीजिए, उस एग्जांपल के सहारे आप ज्यादा समझ जाएंगे। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। हम एग्जांपल सेम ले रहे हैं, a1 a2 a3 d1 d2 d3 a1 a2 a3। अब आप देख रहे होंगे इसमें r1 r2 और r3 क्या देख रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 है। इसकी वैल्यू 0 इसलिए है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्यों 0 है, क्योंकि r1 जो है इक्वल है किसके, r2 के। अब ये ना सोचिएगा कि सर ने r1 और r2 मतलब रो में बताया है, मैं आपसे कह रहा हूं कॉलम में भी हो। अगर कॉलम में भी इस तरह कहीं लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जैसे आपने लिखा a1 a2 a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3। अब देखिए इसमें ये पहला जो कॉलम है और तीसरा कॉलम जो है वो सेम है, इसलिए इसका भी वैल्यू 0 होगा। अब ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं मिल जाए आपको, खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए 2 2 2 4 3 7 2 2 2, इसको किसी ने आपसे कह दिया कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ये डिटर्मिनेंट है, तो अब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तब तक टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सीधे प्रॉपर्टी थर्ड का सहारा लेंगे और इसकी वैल्यू 0 बताएंगे, लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी क्लोज हुआ। अब आपको चौथी प्रॉपर्टी जो है, अब गुणा की प्रॉपर्टी बताएंगे। तो थोड़ा मैं इंक ले लूं, उसके बाद लिखी गई है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ईच एलिमेंट ऑफ रो, ईच एलिमेंट ऑफ रो आर कॉलम, मतलब किसी पूरे रो में या किसी पूरे कॉलम में अगर किसी भी है मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी टर्म से, कांस्टेंट से, ठीक, तो देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड, तो वह पूरे रो के साथ या कॉलम के साथ या डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हम फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहले a1 है, a2 है, a3 है, d1 है, d2 है, d3 है, c1 है, c2 है, c3 है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय k इन R1, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, k a1 k a2 k a3, बाकी वैसे b1 b2 b3 c1 c2 c3। आगे क्या हो जाएगा, ये कॉमन भी हो जाएगा k। यही चीज आपको समझना है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसे अगर R2 में करेंगे या R3 में करेंगे तो जो भी होगा वो कॉमन करके पीछे इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस पर अगर आप चाहे तो ये समझ लीजिए कि गुणनखंड हो जाएगा और वो कॉमन हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये रो के साथ भी हो जाएगा, कॉलम के साथ, मतलब कॉलम में होगा तो पूरे कॉलम में होगा। एक कॉलम में होगा तो उस कॉलम का मान लीजिए
एक एग्जांपल हम ये कह रहे हैं आपको, छोटा सा और देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा यहाँ पर 8, 12, 16, यहाँ लिखा आपने 9, 12, 15, यहाँ पे लिखा 3, 6, 9। तो क्या मतलब हुआ? अब आप देख रहे होंगे कि इधर R1 है, R2 है, R3 है। इस क्वेश्चन से आप ज्यादा कुछ क्लियर कर लेंगे। 4 का मतलब क्या हुआ? 4 1 जा, 4 2 जा और 4 4 जा, 4 3 जा, 3 2 जा, 3 4 जा और 3 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, मतलब गुणक निकाला गया है। तो अब आप देख रहे होंगे कि क्या गुणक इसमें है। अब देखिए इसमें नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 4 और 4, तो एक 4 आप निकाल लेंगे। ठीक, दूसरे में आइए, 3 3 3, R2 में भी 3 है, यहाँ क्या है 3 3 3, इसका भी हो जाएगा। अब बचेगा जो, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। तो यानी कि ये क्या हुआ 4 3 जा, मतलब ये जो तीनों जो इसके साथ मल्टीप्लाई थे उनका कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे ये तीनों R1 R2 R3 में था और तीनों को हमने अलग अलग कॉमन खींच लिया। जैसे यहाँ पर हमने एक बताया है, ऐसे हमने आपको 3 बता दिया। ये भी एग्जांपल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अब आपको पांचवी प्रॉपर्टी आपकी है, इफ सम आर ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर expressed as sum of 2 or more term, the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinant। मतलब अगर कोई एलिमेंट डिटरमिनेंट में जुड़ा हुआ है तो 2 हो या 3 हो, 2 से ज्यादा हो, दो एलिमेंट ऐड हो या 3 एलिमेंट ऐड हो या 4 ऐड हो, जितने भी ऐड होंगे वो डिटरमिनेंट उतने भागों में टूट जाएगी। तो कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपके यहां पर मैंने लिख रखा है, तो अब इसको तोड़ना है। तो देखिए R1 में जुड़ा हुआ है, किसमें जुड़ा हुआ है? R1 में जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 2 डिटरमिनेंट टूट जाएंगी। क्या होगा? A1 B1 C1, ध्यान दीजिएगा A2 B2 C2, A3 B3 C3 और प्लस अगला जो डिटरमिनेंट होगा उसमें क्या है? Z1 Z2 Z3 बना हुआ है, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 Z3। ये आपका निकल करके अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, बाकी चीज कॉमन थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका ब्रेकआउट हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी, अगर मान लीजिए यहां पर मैं इसको सपोज करिए, यहां पर मैं A1 लिखता, यहां λ1 और यहां λ2 लिखता। अगर λ2 मैं लिख देता, जानते हैं, अरे सॉरी, यहां पर कुछ और हम लिख देते, मान लीजिए यहां पर x लिखते और यहां पर y लिखते और यहां पर मान लीजिए z लिखते, तो हमारा यहाँ x आता, यहाँ y आता और यहाँ z, एक और डिटरमिनेंट हमारी तैयार हो जाती। तो आगे और भी एग्जांपल हैं, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें एक आध एग्जांपल मैं इस तरह का ले लूंगा जिससे आप लोगों को कोई कठिनाई न हो। तो ये आपकी 5वीं प्रॉपर्टी समाप्त हुई। थोड़ा लंबा खींच रहा है और जल्दी से हम आपको 6वीं प्रॉपर्टी बता दें जिससे ये क्लोज हो जाए। हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी वैसे भी लिखी जा सकती है, बोली जा सकती है, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो फिर लिखूंगा नहीं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टीज की मेन थीम है, इफ 2 एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant, the if p multiply or corresponding elements of other row or column are added, then the value
ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन द सेम। इस लाइन में मतलब बता रहा है कि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम में अगर कुछ जोड़ा हुआ है करस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे रो को, अब रो है ना, तो रो में केवल रो जोड़ा जाएगा, न कि आप रो को कॉलम में जोड़ देंगे और उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक और शॉर्टकट बताया है कि यदि आप इतना ही ध्यान दे दें, एक चीज छूट गई है, कॉलम के लिए सी आई प्लस के सी जे, मतलब ये रो के लिए कॉलम के लिए है। आर आई मतलब आई जो रो में है आई जे के, या R1 R2 R3, 3 रो हो जाएंगे, R1 R2 R3, 3 कॉलम हो जाएंगे, C1 C2 C3। तो अब अगर रो को उठा लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लिया जो बहुत चर्चित है। मैंने क्या किया है, इस तीसरे वाले R3 को ठीक R1 में एक कांस्टेंट के लेकर के जोड़ दिया, मतलब इसको प्रूव कर दिया। ठीक, देखिए R1, ये R1, R3, ये R3, और एक कांस्टेंट टर्म मैंने के लिया है, जो लाइन लिखी गई है उसका मतलब हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या A1 प्लस के C1, A1 प्लस के C1, A2 प्लस के C2, A3 प्लस के C3, जुड़ गया नहीं भैया। अब इसी को अगर ब्रेक करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी की तरह, तो क्या हो जाएगा, आप फटाफट करिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस, क्योंकि पहले रो में हमने ऐड किया है तो यहां लिखेंगे के C1, के C2, के C3, बाकी क्या हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब के हमने कौन सी पांचवी प्रॉपर्टी बताई थी ना कि गुणा करेंगे या जो भी करेंगे किसी रो में तो वो कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो गया, क्या हो गया C1 C2 C3, B1 B2 B3, यहां हो गया C1 C2 C3। जरा इसी को देखते चले जाइए, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, चौथी वाली प्रॉपर्टी है ना, कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो मतलब 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 0 हो गया, और प्लस यहां क्या आ जाएगा A1 A2 A3, लाइन मेरी तिरछी हो रही है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। ठीक है, अब ये 0 हो गया तो फिर क्या मिला, एक लाइन और लिखना पड़ेगा हमको। तो जब ये 0 हो जाएगा तो अगले स्टेप में हम जाएंगे, तो क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। तो जो जुड़ा था खत्म हो गया, फिर हमारी डिटरमिनेंट रिटर्न हो गई। तो ये कहने का मतलब आपको हमने 6 की 6 प्रॉपर्टी आज बता दी। थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हुआ है, लेकिन अगर ये 6 प्रॉपर्टी मेरे ढंग से जो मैंने आपको बताया है, अगर आप ढंग से 2-1 बार वॉच कर लेंगे तो वॉच करते ही आपको समझ में आ जाएगा, पूरा लर्न हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड और जो प्रॉब्लम सेट है, अच्छे क्वेश्चन है, उसको अगले वीडियो में हम देंगे। और आप लोग से मैंने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैंने कुछ अपील भी किया था, लेकिन फिर एक बार कर रहे हैं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए।